मित्रों, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि बेटियों और स्त्रियों का कौन सा गुण उन्हें ससुराल में महान बना देता है। चाहे एक स्त्री हो या फिर चाहे पुरुष हो, उन दोनों के लिए उनका कौन सा गुण है जो इस समाज में, इस संसार में उन्हें महान बना देता है। इसके बारे में हम आप लोगों को एक कथा के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। यह कथा एक मूर्ख स्त्री की है। आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो में अंत तक बने रहे। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कृष्णा नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके दो छोटे बेटे थे। उन दोनों बेटों का नाम उस किसान ने राघव और माधव रखा था। राघव जो था वह बड़ा बेटा था और माधव छोटा था। पुराने जमाने की बात है। उस पुराने जमाने में अधिक विद्यालय नहीं हुआ करते थे। हजारों लोगों में एक या दो ऐसे हुआ करते थे जो शिक्षा ग्रहण करते थे। बाकी अपना जीवन बिना पढ़े ही गुजार लेते थे। मित्रों, जो किसान था उसके पास थोड़ा सा खेत था। अपनी खेती करता था, गरीब था। फिर भी वह अपने बच्चों और पत्नी के साथ खुश था। उसके बेटे जो राघव और माधव जो थे वे खेला करते थे और वे किसान अपनी पत्नी को लेकर के खेतों पर दिन भर काम किया करता था। इसी तरह से उन दोनों का गुजारा चल रहा था। लेकिन वे गरीबी में भी खुशी से रहते थे। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मित्रों, एक दिन की बात है। कृष्णा किसान अपनी पत्नी को लेकर के खेतों पर काम करने के लिए जाता है। बारिश का मौसम था। काले काले बादल छा गए और बारिश भी होने लगी। तो उसी बारिश से बचने के लिए वह किसान अपनी पत्नी को लेकर के एक वृक्ष की जड़ के पास में जाकर के बैठ गया। तभी बहुत तेजी से बिजली कड़कती है और वह बिजली जो थी उसी वृक्ष पर गिर जाती है जहां वह किसान अपनी पत्नी के साथ में बैठा हुआ था। उस बिजली की चपेट में दोनों पति पत्नी आ जाते हैं और देखते ही देखते दोनों पति पत्नी की वहीं पर मृत्यु हो गई। मित्रों, कल तक आराम से खेलने वाले बच्चे अब अनाथ हो चुके थे और साथ ही साथ उन्हें कमाकर पेट भरने की खुद पर जिम्मेदारी भी ऊपर आ चुकी थी। उम्र छोटी थी मगर जिम्मेदारी बड़ी बन चुकी थी। बड़ा भाई जो राघव था वह छोटी सी उम्र में एक पिता की तरह अपने भाई की जिम्मेदारी को संभालने लगा। अपने छोटे भाई माधव के लिए पुत्र के समान देखने लगा। दोनों खेत पर काम करने जाते और मेहनत से जो भी अन्न पैदा होता था उसको वाह घर में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर बनाते खाते हैं। इस तरह से कई साल व्यतीत हो गए। दोनों जो थे सयाने हो गए थे। दोनों भाई मस्ती से रहा करते थे। बाजार साथ जाते थे। मेला देखने के लिए भी साथ जाते थे। ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला था। मौज ही मौज थी। मित्रों, उधर गांव में ही राघव और माधव के पड़ोस वाले घर में एक बूढ़ी काकी रहा करती थी, जो अक्सर राघव को सलाह देती थी कि बेटा, हर एक घर में एक स्त्री जरूर होनी चाहिए। बिना स्त्री का घर घर नहीं होता है। उस घर को भूत घर कहा करते हैं। कहते हैं कि जिस घर में स्त्री नहीं होती हैं उसमें भूत निवास करते हैं। अच्छा है कि तुम एक पत्नी ला लो। तुम्हें पत्नी मिल जाएगी और उस माधव को भाभी मिल जाएगी। तुम्हारी सूनी जिंदगी में वह स्त्री आकर रंग भर देगी। राघव ने कहा, काकी जी, अब हम अपनी पत्नी कहां से लाए? हमारे जैसे निठल्ले को कौन अपनी बेटी दे देगा? और पत्नी कोई बाजार में बिकती नहीं है कि गए और खरीद करके ले आए। तब काकी ने कहा, बेटा, बाजार में भी पत्नी बिकती है, परंतु मैं उस तरह की पत्नी की बात नहीं कर रही हूं। मैं तो उस तरह की स्त्री की बात कर रही हूं जो बेशक गरीब हो मगर खानदानी हो, इज्जत वाली हो, संस्कारी हो। स्त्री मरते दम तक अपना संस्कार नहीं छोड़े। मित्रों, काकी की बात तो उस राघव को अच्छी लगी, परंतु वह अपने लिए पत्नी कहां से लाता? इसी तरह से 2-4 साल और गुजर गए। एक दिन की बात है। दोनों भाई मेला देखने के लिए जाते हैं। बड़ा दरे का मेला जो था गांव से 400 कोस दूरी पर लगता था। जब वो मेले में पहुंचे, घूमने लगे, मिठाई खाई, रावण दहाड़ देखने लगे। उसके बाद उन्हें शाम हो गई तो अब जल्दी से अपने गांव के लिए लौटना चाहते थे। मित्रों, बीवियों का उस जमाने में उस वक्त दूर दराज गांव में मेला लगते थे। देखने के लिए 8-10 गांव के लोग वहां पर आते थे। देखने के बाद देर रात तक अपने घर लौटते थे। आधी रात तक रास्ता चला जाता था। दोनों भाई उसे मेले से अपने घर की ओर चल देते हैं। वहां अभी एक कोस की दूरी ही उन लोगों ने तय कर पाई थी कि एक स्त्री रास्ते में बैठकर रोती हुई उन्हें दिख गई। जो अकेली थी, उसके आसपास कोई भी नहीं था। गांव के इक्का दुक्का लोग जो थे उस रास्ते से आ जा रहे थे।
ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी, परंतु स्त्री की तरफ कोई देख भी नहीं रहा था। कोई यह भी पूछ नहीं रहा था कि तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है, ये रास्ता निर्जन है, जल्दी से यहां से अपने घर चली जाओ। यह भी बताने वाला उस स्त्री को कोई भी नहीं मिला था। स्त्री अभी नौजवान थी, उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। माधव ने जैसे ही उस स्त्री की ओर देखा, अपने बड़े भाई से बोला कि भाई, हमें उस अकेली स्त्री की मदद करनी चाहिए, वरना मैं बहुत बुरी तरह से यहां फंस जाएंगे। हम जिस मेले से आ रहे हैं उसमें चोर बदमाश भी सब आए होंगे। अगर गलती से यह अकेली स्त्री उनके हाथ लग गई तो वह बहुत गलत जगह पहुंच जाएंगे। उसके साथ वो लोग कुछ भी दुर्व्यवहार कर सकते हैं। वैसे लोग इसे जीते जी नरक में पहुंचा सकते हैं। तब राघव ने कहा, अरे छोटे भाई, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, परंतु अनजानी स्त्री की हम किस तरह मदद कर सकते हैं? माधव बोला, आज हम इसे अपने साथ घर लेकर के चलते हैं, कल इसे इसके घर पहुंचा देंगे। तब राघव ने कहा कि पागल हो गया है, किसी स्त्री को अपने घर कैसे हम ले जा सकते हैं? अगर घर चलने की बात भी उस स्त्री से करेंगे तो मैं बहुत बुरा मारे जाएंगे। माधव बोला, अच्छा, उसके घर तो हम पहुंचा ही सकते हैं। हमें लगता है ये अपने घर का रास्ता भूल गई है। गांव की स्त्री है, कभी गांव से बाहर नहीं निकली होगी, पहली बार घर से निकल करके यह मेला देखने के लिए आई होगी, किसी स्त्री के साथ आई होगी, जो कि वह स्त्री इसे बीच राह में ही छोड़ करके भाग गई होगी, या फिर वो एक दूसरे से बिछड़ गई होगी। तब राघव बोला, अब अनुमान लगाने से अच्छा यह है कि हम इससे पूछ ही लेते हैं, क्या बात है। तो मित्रों, दोनों भाई उस स्त्री के पास गए और बोले कि हे स्त्री, तुम क्यों रो रही हो? रात हो चली है, तुम रोने की बजाय जल्दी से अपने घर चली जाओ। किसी स्त्री को सुनसान जगह पर रात हो या दिन नहीं ठहरना चाहिए। तब स्त्री ने कहा, यदि हम किसी दूसरी स्त्री के साथ मेला देखने आई होती और साथ छूट गया होता तो अकेले घर चली जाती, परंतु जब अपनों ने जानबूझकर मुझे मेला में छोड़ दिया है तो फिर घर में कैसे जाऊं? किसके घर जाऊं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। माधव बोला, अरे तुम्हारी किस गलती के कारण तुम्हारे घर वाले तुम्हें छोड़ करके चले गए हैं, और छोड़ने वाले रिश्ते में तुम्हारे क्या लगते हैं? तब स्त्री ने कहा, छोड़ने वाले सौतेले माता पिता नहीं, बल्कि हमारे सगे माता पिता हैं। मेरी गलती यह है कि मैं कोई भी काम जो था उल्टा सीधा कर दिया करती थी। वो लोग कहते थे कि रोटी बना दो तो मैं चावल बना देती थी। वो कहते थे कि गाय को चारा डाल दो तो आगे मुंह के तरफ चारा न डालकर उस गाय के पीछे की ओर चारा डाल देती थी। वो कहते कि जंगल से सूखी लकड़ी ले आओ तो मैं जंगल में जाती और गीली लकड़ी लेकर के आ जाती। मित्रों, राघव बोला, ये तो गलत बात है, तुम ये सब उल्टा काम करती ही क्यों हो? तुम्हारी इन आदतों से हर कोई भी इन सब बुरी आदतों से नाराज अवश्य हो जाएगा। तब स्त्री ने कहा, यह सब जानबूझकर मैं नहीं करती हूं, मुझसे हो जाता है, और गलती हो जाने के बाद ही मुझे पता चलता है कि मुझसे भूल हो गई है। अपने को सुधारने की मैं बहुत कोशिश करती हूं, परंतु गलती करने के बाद ही हमें अकल आती है। मेरी इन गलतियों के कारण मेरे माता पिता मेला दिखाने के बहाने मुझे या छोड़ गए हैं। पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं मां बाप से खुद ही बिछड़ गई हूं, परंतु अक्ल आई तो साफ जाहिर हो गया कि वही लोग मुझे त्याग करके चले गए हैं। क्योंकि जब मैं घर पर रात में सोई थी तो अपने माता पिता को बात करते हुए मैंने सुना था। वो कह रहे थे कि मेला में कल इसे लेकर के जाऊंगा और इसे वहीं छोड़ करके चला आऊंगा। इस मूर्ख लड़की से तभी छुटकारा पाऊंगा, यही एक रास्ता है इससे पीछा छोड़ाने का। मुझे उनकी कही बात दिन भर ख्याल में नहीं आई, मगर जब मैं घर चलने को हुई तो ख्याल आ गया, अब इसलिए रो रही हूं। अब कहां जाऊं? मेरे सगे माता पिता ने ही मेरा त्याग कर दिया है, तो मेरा इस संसार में कौन है जहां मैं जाऊं? मित्रों, तब राघव ने कहा, यह तो बड़ा ही गंभीर मामला है। तुम्हें रखने को तो कोई अपने घर में रख सकता है, परंतु तुम्हारे उल्टे काम उसे बर्बाद कर देंगे। माधव ने कहा, भैया, हम इस स्त्री को अपने साथ घर लेके चलते हैं। इस तरह रास्ते में बात करना भी उचित नहीं है। हम घर पर चल करके विचार करेंगे कि इस स्त्री की मदद कैसे करनी चाहिए। राघव ने कहा, नहीं नहीं, हम इस स्त्री को घर नहीं ले जा सकते। माधव बोला, लेकिन एक स्त्री को अकेली सूनसान जगह पर भगवान के भरोसे भी छोड़ नहीं सकते। तब राघव ने कहा, माधव, यदि तुम इसे अपनी जिम्मेदारी पर घर ले जाना चाहते हो तो ले चलो, मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तो माधव ने कहा, ठीक है, चिंता मत करो,
जो होगा सो देखा जाएगा। फिर माधव कहता है उस स्त्री से कि तुम इसी वक्त मेरे साथ मेरे घर चलो। यहां अकेली सुनसान जगह पर तुम्हारा रहना ठीक नहीं है। यहां अकेली सुनसान जगह पर तुम्हारा रहना खतरे से खाली नहीं है। हम घर पर ही कुछ विचार करेंगे कि किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अब दोनों स्त्री को साथ लेकर के अपने घर चल देते हैं। घर पर आए काफी रात हो चुकी थी, सभी सो रहे थे। सुबह उठे तो दोनों भाइयों ने देखा कि उस स्त्री ने सुबह में उठकर के घर की साफ सफाई कर दी, खाना भी बना दिया। दरअसल उसने भी कल से कुछ खाया नहीं था। रात में भी इसी तरह भूखी ही सो गई थी, तो उसे काफी भूख भी लगी थी। भूखी होने के कारण उसका दिमाग बहुत ठीक से काम भी नहीं कर रहा था। फिर दोनों भाइयों के कमरे में गई और दोनों भाइयों को जगाती है। बोली, जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ, मैंने खाना तैयार कर दिया है। फिर दोनों भाई जागते हैं, फिर मंजन कुल्ला करते हैं। करने के बाद में फिर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। बड़े प्रेम से उसने दोनों भाइयों को खाना थोड़ा थोड़ा पारस करके खिलाया और खुद भी खाया। माधव बोला अपने बड़े भाई से कि भाई हम इस स्त्री को अब घर से कदापि नहीं जाने देंगे। देखो ना, कितना अच्छा इस स्त्री ने खाना बनाया है। ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने कभी अपनी जिंदगी में शायद याद में नहीं खाया है। मेरी राय है तुम उससे विवाह कर लो, क्योंकि बिना विवाह किए किसी स्त्री को अपने घर में नहीं रख सकते। फिर माधव बोला, तुम ठीक ही कह रहे हो, यह स्त्री उतनी बुरी भी नहीं है। इसके हाथ में तो जादू है। ऐसा करते हैं कि इससे हम विवाह कर लेते हैं। प्रिया हमारे लिए खाना बनाती रहेगी, खिलाती रहेगी। इसके सिवा हमें और क्या चाहिए। हम लोग बाहर से कमा करके लाएंगे और इसके हाथ पर कमा करके जो भी धन होगा वह रखेंगे। ये हमारे लिए बहुत अच्छा भोजन बना के खिलाएगी। बस यही हम दोनों के लिए काफी है। इस विचारी को भी बाहर के कामों से आराम मिल जाएगा। माधव बोला, अरे बड़ा तू है या मैं पहले शादी बड़े की होनी चाहिए। आज तुम विवाह कर लो। राघव बोला, ठीक है, चल मैं विवाह कर लूंगा, लेकिन उस स्त्री से भी तो राय ले लेनी चाहिए कि वो हमसे विवाह करने के लिए तैयार है या नहीं है, या फिर यहां रहना चाहती है या जाना चाहती है। हम जबरदस्ती भी उससे विवाह नहीं कर सकते, मगर हम उसे ज्यादा दिनों तक इस तरह अपने घर में रख भी नहीं सकते। हमें उसकी राय जानकर आज उससे विवाह कर लेना चाहिए, या फिर इज्जत के साथ उसे उसके माता पिता के घर भेज देना चाहिए। तब माधव बोला, मूर्ख हो, उसे घर पर वापस जाने की बात भी मत करना। बस अपनी विवाह की बात चलाना, उसकी खूब प्रशंसा करना। यह समझो कि वह मूर्ख कहीं से भी नहीं है, वह बहुत चतुर है। बस उसे ठीक से समझने की जरूरत है। कहते हैं ना कि अच्छे संस्कार में तो तोता भी राधे राधे रटने लगता है, यह तो फिर भी इंसान है। राघव बोला, माधव हम अपना विवाह का प्रस्ताव उसके सामने कैसे रखूं? मुझे तो शर्म आ रही है। तू ही उससे बात करना। माधव बोला, अरे मूर्ख कहीं का, अरे पागल कहीं का, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी कह देता हूं मित्रों। दोनों उस स्त्री के पास में गए और फिर माधव बोला कि मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहता हूं, क्या तुम भाभी बनना स्वीकार करोगी? स्त्री बोली, अरे देवर, तुमने तो मेरे मन की बात ही कह दी है। मैं भी यही सोच रही थी। समझ लो, मैं तुम्हारी भाभी बन गई। मुझे भाभी कहकर ही बुलाना। माधव बोला, इस तरह से नहीं, मैं अभी पंडित को बुलाता हूं। इतना कहकर फिर वह अपने भाई से कहा, भाई अब तुम विवाह की तैयारी करो। नए नए कपड़े लेकर के आओ, अपने लिए भी कपड़े लेकर के आओ और भाभी के लिए भी एक साड़ी बाजार से लेकर के आओ। फिर उसका बड़ा भाई जो था वह बाजार में चला जाता है कपड़ों को खरीदने के लिए। इधर जो छोटा माधव था बूढ़ी काकी को बुलाने के लिए चला गया। कुछ देर के बाद में राघव कपड़ों को लेकर के घर पर आता है और वह माधव बूढ़ी काकी को लेकर के घर पर आ जाता है, क्योंकि विवाह में कुछ मंगल गीत भी होने चाहिए थे। माधव ने बूढ़ी काकी को बुला लिया। मित्रों, बुढ़िया बहुत ही भली स्त्री थी, दोनों को अपने बेटों की तरह मानती थी। वैसे भी उसका कोई नहीं था, इस संसार में अकेली थी। फिर जब उसने घर पर आकर उस स्त्री को देखा तो वह फूली नहीं समा रही थी। स्त्री बहुत ही सुंदर थी। इस प्रकार राघव का फिर विवाह हो गया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। कुछ दिन के बाद में स्त्री बहुत सावधानी से काम कर रही थी। उससे घर में कोई काम गलत नहीं हो रहा था। कारण था कि राघव अपने भाई माधव को घर पर ही छोड़कर खेत पर काम करने जाता। उसे भाभी की देखभाल और रखवाली के लिए छोड़ जाता, तो वो स्त्री देवर से हर काम पहले पूछ लेती, तभी करती थी, और माधव भी उसकी मदद किया करता था।
सभी काम सीधे होने लगे। मगर कुछ दिन के बाद में राघव माधव को भी साथ लेकर काम पर जाने लगा। तो स्त्री जो थी वह उल्टे सीधे काम करने लगी। किसी दिन चावल बनाना चाहती तो भूल से उसमें चावल के बदले आटा डाल देती। दाल या सब्जी में नमक के बदले शक्कर डाल देती। एक दिन तो हद ही हो गई, उसने खीर बनाई और दोनों को खाने को दिया, मगर उसमें शक्कर के बदले नमक डाल दिया था। अब जैसे ही दोनों उस खीर को खाए, उन दोनों का मूड खराब हो गया। राघव सोच लिया कि महामूर्ख से पाला पड़ गया है, यह कभी नहीं सुधरने वाली है। इससे तो अच्छा पहले था, जब हम अकेले रहते थे। कम से कम घर का अन्न तो बर्बाद नहीं होता था। बड़ी मुश्किल से हम अन्न कमा करके लाते हैं और यह ठीक से खाना भी नहीं बनाती, उसे बर्बाद कर देती है मित्रों। अब तो उस राघव के गले में आफत लटक चुकी थी। एक रोज दोनों खेत पर काम कर रहे थे और एक बैल को घर में छोड़ करके चले गए। बैल की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आराम करने के लिए उसे घर पर ही छोड़ दिया और उस स्त्री से बोल गए कि इसे देखते रहना, दोपहर में पानी पिला देना, धूप लगे तो इसे घर के अंदर छाया में बांध देना। फिर वे दोनों खेत पर चले जाते हैं। उधर दोपहर में स्त्री घर का सारा काम निपटा करके बैल को पानी पिलाने चली। बैल पानी पीने के बाद स्वभाव तौर पर पेशाब करने लगा। स्त्री को लगा कि बैल का पेट जो है वो फट गया है। जो मैंने उसे पानी पिलाया वो अब बाहर गिर रहा है। शायद मैंने बहुत ज्यादा पानी पिला दिया, इसीलिए इसका पेट फट गया। अब तो मेरा पति और देवर मुझ पर बहुत नाराज होगा, घर से भी मुझे निकाल देगा मित्रों। वह स्त्री अब बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अब वह सोचने लगी कि इस बैल को यहां से किस तरह से भगाया जाए, यह विचार करने लगी। तभी उसने क्या देखा कि एक चूड़ी बेचने वाला मनिहार आता हुआ उसे दिखाई दिया। वह मनिहार जब पास में आया तो वो स्त्री बोली कि हे चूड़ी वाले भैया, मुझे पूरे हाथ में चूड़ियां पहना दो और बदले में इस बैल को लेते जाओ। चूड़ी वाला बोला, भाभी जी थोड़ी ही चूड़ियां क्यों, मैं तो रंग बिरंगी चूड़ियों की पूरी टोकरी ही तुम्हें दे रहा हूं, जो इच्छा हो पहनती रहना। स्त्री ने चूड़ियों की टोकरी लेकर बैल जो था चूड़ी बेचने वाले यानी मनिहार को दे दिया। शाम को जब दोनों भाई घर आए तो दरवाजे पर बैल ना देखकर हैरान हो गए। राघव बोला, माधव से अपनी भाभी से जरा पूछ तो सही कि बैल कहाँ है। माधव भाभी के पास गया और बोला, भाभी बैल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ है। तब स्त्री बोली, क्या बताऊं देवर जी, दोपहर में मैंने बैल को अधिक पानी पिला दिया जिससे उसका पेट फट गया। मैंने सोचा जब तक बैल मरे मैं उसे किसी को बेच देती हूं, तभी चूड़ी बेचने वाला आ गया। मैंने उस मरने वाले बैल के बदले एक टोकरी चूड़ियां खरीद लीं और उसे उसी को दे दिया। माधव अपना सिर पकड़कर बैठ गया। सोचने लगा, मूर्ख स्त्री ने बैल को ही निबटा दिया। पानी पीने से कहीं बैल का पेड़ फटता है, जरूर यह मूर्ख उसे पेशाब करते देख लिया होगा। वो भाई के पास तुरंत गया। सारी बात बताई तो राघव भी बहुत उदास हो गया और बोला, यह मूर्ख तो जी का जंजाल बन गई है, अब इससे पीछा कैसे छूटे। ये तो एक दिन हम दोनों को अपनी मूर्खता से मार डालेगी। मित्रों, दूसरे दिन खेत पर काम करने के लिए गए तो स्त्री से बोल गए कि खेत पर खाना लेकर आ जाना। फिर वह खाना बनाकर खेत के लिए चल दी। तभी उसका पल्लू जो था दरवाजे पर रखी लकड़ी के गट्ठर में फंस गया, तो वह बोली, ओहो लकड़ी बहन, तुम भी हमारे साथ चलना चाहती हो। परेशान मत होइए, मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर के चलूंगी। यह बात तो तुम्हें पहले ही बोल देना चाहिए था, पल्लू पकड़ने की क्या जरूरत थी मित्रों। फिर उसने लकड़ी का गट्ठर अपने सिर पर उठा करके रख लिया, खाना भी लिया और चल पड़ी। खेत के लिए जिस रास्ते से जा रही थी उस रास्ते में बबूल की बहुत छोटी कटीली झाड़ियां भी थीं। एक जगह कांटों से उसकी साड़ी उरल जाती है, तो वह बोली, ओहो बहन, लगता है तुम्हें साड़ी बहुत पसंद आ गई है। तो ये बात पहले ही बोल देनी चाहिए थी। लो, अभी तुम्हें मैं निकाल करके दे देती हूं मित्रों। फिर क्या था, वह साड़ी वहीं कांटों पर उसने निकाल करके फेंक दी और नगिन होकर के और अपने पति और देवर की तरफ चल दी। उधर माधव बोला, भैया लगता है भाभी आ रही है और वह भी बिना कपड़ों के, तुम जल्दी आगे बढ़ो, अपनी धोती उन्हें पहनाओ। इस तरह तो नंगी घूमेगी तो हमारी तो नाक कट जाएगी। राघव भागकर अपनी धोती उसे दे देता है और पूछा, ये क्या तमाशा बना रखा है, सिर पर लकड़ी लिए आ रही हो, शरीर पर साड़ी भी नहीं है। स्त्री बोली, लकड़ी बहन तो जिद करने लगी कि मैं साथ चलूंगी, इसलिए मैं साथ ले आई। रास्ते में बबूल बहन को साड़ी पसंद आ गई तो उसे निकाल करके मैंने दे दी। मैंने क्या बुरा काम किया है। राघव बोला,
तुम साड़ी पीछे फेंक आई हो, उसे उठा लाओ। इतनी मूर्ख स्त्री तो हमने आज तक नहीं देखी। माधव साड़ी उठा करके लाया। दोनों ने स्त्री को बहुत समझाकर घर भेज दिया। दोनों फिर साथ घर गए। राघव माधव से अकेले में बोला, भाई, यह स्त्री अपने गलत कारनामों से हमें एक दिन अवश्य मार डालेगी। हम ऐसा करते हैं, जब यह सो जाएगी तो इसे छोड़ करके यहां से भाग चलते हैं। कुछ जरूरी सामान एक संदूक में पैक कर लो। हम दूर देश में कहीं भी 2 रोटी कमा करके खा लेंगे, मगर मरने से तो बच जाएंगे। फिर राघव आधी रात में संदूक उठाता है और भाई को साथ लेकर के चल पड़ता है। थोड़ी देर में एक जंगल में पहुंचे। राघव बोला, देख माधव, इस संदूक में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई जीव जंतु बंद कर दिया हो। तू जरा इसे खोल कर तो देख। मित्रों, दोनों ने जब संदूक खोला तो अपनी स्त्री को उस संदूक में देखकर हैरान रह गए। जिसके कारण घर छोड़कर वो भाग रहे थे, वो तो संदूक में आराम से सोई हुई थी। उनका रखा हुआ कोई भी सामान संदूक में नहीं था, बस वह अकेली आराम फरमा रही थी। राघव बोला, माधव, लगता है हम इससे बचकर कहीं नहीं जा सकते। लगता है यह स्त्री नहीं, चुड़ैल है। वह स्त्री बोली, नहीं जी, मैं चुड़ैल नहीं, स्त्री हूं। मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी कि आप दोनों हमें छोड़कर भागने वाले हो, तो आप कैसे मुझे छोड़कर भाग सकते हो? आप मेरे पति हो और यह माधव मेरा देवर है। दोनों हमें अति प्रिय हो। आप जहां जाओगे मैं वहीं साथ चलूंगी। माधव बोला, भैया, जिसके लिए हम अलग हुए थे ना, वह यहीं आ गई। अब चुपचाप घर चलो। राघव बोला, अब तो मैं चलते चलते बहुत थक गया हूं। रात भी हो गई है, अब यही सोऊंगा। सुबह अपने घर के लिए वापस चलूंगा। ऐसा कर, तू हमारी पहरेदारी कर और इस अपनी भाभी की भी पहरेदारी कर, क्योंकि यह जंगल जीव जंतुओं से भरा पड़ा है। उससे मेरी और अपनी भाभी की रखवाली कर। फिर राघव जो था वह सो गया। माधव नहीं सोया और स्त्री भी नहीं सोई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह सो गई तो दोनों मुझे छोड़ करके पुनः भाग ना जाएंगे। माधव ने फिर क्या देखा कि 2 चिड़ियां उड़ती हुई आई और उसी बरगद के पेड़ के ऊपर बैठ गई, जिस बरगद के पेड़ के नीचे दोनों बैठे हुए थे। राघव सो रहा था। दोनों चिड़ियां मनुष्य की तरह बोल करके आपस में बातें करने लगी। एक चिड़िया बोली, देखिए, ये 2 भाई कैसे एक मूर्ख स्त्री के चक्कर में बुरे फंस गए हैं, और वह अपने पागलपन से दोनों को खूब हैरान परेशान भी कर रही है। दूसरी चिड़िया बोली, उस स्त्री में एक खासियत भी छुपी हुई है, वही उसमें एक बहुत बड़ा गुण भी है। यदि ये स्त्री इस घड़ी इस मुहूर्त में इस पेड़ के 2 पत्ते खा ले तो उसे जमीन के अंदर गड़े खजाने को देखने के लिए आंखें मिल जाएंगी। भाई, जिंदगी भर जमीन के अंदर देख सकेगी। इतना कहकर के दोनों चिड़ियां वहां से उड़ गई। माधव ने बिना देर किए पेड़ से पत्ता तोड़े और अपने भाभी को खाने को दिए, तो वह मना करने लगी। तो माधव बोला, तुम्हें हमारे साथ जब रहना है तो यह पत्ते खाने पड़ेंगे। भले भाई तुम्हारा साथ छोड़ दे, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। एक बेटे की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। जिस तरह मां बेटे का साथ नहीं छूटता, मैं तेरा भी साथ नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, उस स्त्री ने फिर देवर की बात को मानकर पत्ते खा लिए। पत्ते खाते ही उसे घोर आश्चर्य हुआ। अब वह जमीन के अंदर देख सकती थी। वह माधव से बोली, देवर जी, आपके भैया जहां सोए हैं उसके नीचे एक सोने का घड़ा पड़ा हुआ है, उसे खोदकर निकाल लो। माधव ने राघव को जगाया और खुरपी से उस स्थान को खोद दिया। थोड़ी ही खुदाई में एक सोने का घड़ा निकलता है। राघव बहुत खुश हुआ और बोला, माधव, तुम्हें कैसे पता चला कि जमीन के अंदर खजाना है? तब माधव ने बताया, तुम जिस स्त्री को छोड़कर भाग रहे थे वह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसमें जमीन के अंदर खजाने ढूंढ लेने की शक्ति है। भाभी में कई दोष हैं, तो एक बहुत बड़ा गुण भी है। कहते हैं, इस संसार में स्त्री हो या पुरुष, दोनों में चाहे 1000 दोष हो, परंतु एक अच्छा गुण उसे महान बना देता है। जिस तरीका से भाभी के अंदर यह एक महान गुण है, इस महान गुण के कारण ही आज हमें यह सोने का घड़ा प्राप्त हुआ है। चलो, अब घर चलते हैं। हमने भाभी की मूर्खता का भी इलाज ढूंढ लिया है। हम बुढ़िया काकी को अपने साथ रखेंगे। अब वही हमारी मां होगी। हर वक्त भाभी के साथ रहेगी और उसे अच्छा गुण सिखाएगी। कुछ ही दिनों में यह मेरी भाभी बहुत चतुर बन जाएगी। बस इसे सिखाने की बात है। वैसे भी तुम हरदम भाभी के साथ ही रहना। मैं खेत पर काम देख लिया करूंगा। मित्रों, राघव बोला, माधव, तुम्हें खेत पर जाने की क्या जरूरत है? जब हमारे पास पैसा होंगे तो नौकर भी रख लेंगे। तुम्हारा विवाह भी तो करना है।
बहुत सारे विचार करते हुए तीनों घर आ गए। सुबह जब हुआ, राघव बुढ़िया काकी के घर गया और फिर बुढ़िया काकी से राघव ने प्रस्ताव रखा कि काकी, अब तुम काफी बूढ़ी हो चुकी हो, तुम्हारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही है कि तुम स्वयं करके खा सको। हमने सोचा है कि मैं तुम्हारी देखभाल अब खुद ही करूंगा। तुम्हें खाने पीने के लिए परेशान और हैरान नहीं होना पड़ेगा। बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसे बुढ़ापे में एक आखिरी वक्त में मजबूत सहारा मिल गया। स्त्री भी धीरे धीरे मूर्खता छोड़ने लगी थी और उसे काम करने की अब आदत बन चुकी थी। बस यही एक खूबी से वह मूर्खता करने से बच रही थी। दोनों भाई उस स्त्री को भ्रमण के लिए भी ले जाते थे, तो वह रोज कहीं ना कहीं खजाने होने की बात बता देती। अब खजाना निकालते निकालते दोनों भाई जो थे बहुत अमीर बन चुके थे। अब तो वह स्त्री मूर्ख नहीं रही। राघव और माधव वह बूढ़ी काकी के सहायता से उसकी जो मूर्खता थी वह बहुत दूर चली गई और अच्छे विचार उसके अंदर विद्यमान हो गए। मूर्खता गायब हो गई। अपने पति राघव और देवर माधव के साथ में हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी और एक दिन वह बहुत पैसे वाली बन गई। फिर वह अपना घर जो है एक बंगला जैसा बनवाई और अपने घर में वह नौकर चाकर गाड़ी घोड़ा सब लाकर रख ली। अब दोनों पति पत्नी अपना जीवन खुशहाली से व्यक्तित्व करने लगे। उसका देवर भी अब बहुत खुश रहने लगा। वह तरह तरह का पकवान खाने के लिए बनवाती और फल फ्रूट तो उसके घर में हमेशा रखे रहते। अब ऐसे धीरे धीरे समय बीत रहा था। भगवान ने उसकी एक दिन सुन ली। वह गर्भवती हुई। धीरे धीरे समय बीत गया तो उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अपने पुत्र को देखकर राघव अति प्रसन्न हुआ और पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई। अब उसके जीवन में जो एक बच्चों की कमी थी वह भी भगवान ने पूरी कर दी थी। इस तरह से सभी अपना जीवन खुशहाली से व्यक्तित्व करने लगते हैं। तो मित्रों, यह थी कहानी एक मूर्ख स्त्री की। यह कहानी आपको सिखाती है कि संसार में चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, उसके अंदर हजारों अवगुण क्यों ना भरे हों, लेकिन एक गुण ही उसे संसार में महान बना देता है। जैसे मनुष्य का एक गुण इस संसार में उसे महान बना देता है, उसी तरह से बेटी का एक गुण ससुराल में उसे महान बना देता है। तो मित्रों, यही वह कहानी है जो आपको सिखाती है। कहते हैं कि जिस स्त्री पुरुष के अंदर हजारों अवगुण हो तो कोई ना कोई गुण उसके अंदर जरूर छिपा होता है, और जिस स्त्री पुरुष के अंदर हजारों गुण ही हो तो कोई ना कोई अवगुण उसके अंदर जरूर छिपा होता है। हर स्त्री पुरुष गुणवान नहीं होते और प्रत्येक स्त्री पुरुष मूर्ख नहीं होते। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताना।